हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होगा दिस विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था आज के क्लास में उसी का ही कंटिन्यूएशन कराएंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा और मैंने आपको ये बोला था कि बच्चों आज के क्लास में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला के और एक दो क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम चलेंगे आगे टुवर्ड्स इक्विवेलेंट मास। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कोई समर 2 का स्टूडेंट है तो प्लीज बच्चों, मुझे तो लास्ट क्लास में ये पता नहीं था कि समर 2 के स्टूडेंट्स इधर आ हुए हैं। तो बच्चों, जितना भी आप लोग लैग कर रहे हो, जितना भी आप लोग पीछे हो ना, आप टेंशन मत लेना, मैं उसको मैनेज कर दूंगा। कैसे मैनेज करूंगा? बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। जब भी टाइम मिलेगा ना, आप मुझे बोल देना, क्योंकि आपका तो एक ग्रुप है ना, आप इंडिविजुअली कांटेक्ट करके मुझे बोल देना, तो मैं आपको एक सेपरेट लिंक देके वो सब्जेक्ट एडजस्ट कर लूंगा। क्योंकि इसमें अगर एडजस्ट करने जाएंगे तो जो समर 1 के जो स्टूडेंट्स है उनको लॉस होगा कि हम थोड़ा आगे निकल गए हैं, तो हम आगे ही निकलेंगे। तो समर 2 के जितने भी स्टूडेंट्स है बच्चों इधर, या फिर जो कि आज एब्सेंट है, प्लीज उनको बोल देना कि आप लोग एक ग्रुप बना दो और मुझे आपका एक पर्टिकुलर टाइम बता देना। उस टाइम में स्पेशली कौन सा दिन में? बुधवार, वेडनेसडे या फिर फ्राइडे। ये दो दिन आपको, अगर आप या फिर संडे, वेडनेसडे फ्राइडे संडे, ये 3 दिन में मेरा थोड़ा क्लास कम होता है। बाकी के दिन में बहुत ज्यादा क्लास रहता है, इन दिनों में थोड़ा कम क्लास रहता है। तो आप वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर संडे में किसी भी एक दिन में या फिर 2 दिन में आप मुझे थोड़ा कांटेक्ट करो और उसमें क्या करो, आप लोग मुझे अपना जो ग्रुप तो है आपका पहले से ही, बस मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसमें जितना भी आप लोग लैग कर रहे हो समर 1 से, जितने भी आप लोग पीछे हो, हम उसको मैनेज कर देंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे हो कि सर आपको आगे निकल गए। अरे आगे निकल गए इसका ये मतलब नहीं कि आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, आपको साथ में लेके चलेंगे। अभी फिलहाल आप समर 1 की जो क्लास है, ये तो नया चीज है, ये थोड़ी बड़ी पुराना चीज हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला आप पढ़ा रहे हैं, ये तो नया चीज है, ये समर 1 के लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। तो जो नया चीज पढ़ा रहे हैं उसको नया के तरीके से लो, और जो पुराने चीज है हम उसको एक्स्ट्रा क्लास में कंटिन्यू करा के खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, तो आप टेंशन मत लेना, जो भी क्लास हो रहा है उसको अच्छे से एंजॉय करो। चलो, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर कट बोला था, क्या बोला था कि बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही आपका उस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे कि हमने सपोज आपका बेंजीन लिया C6H6, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा ना सर? यहाँ पे 6 कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है, तो उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? सर पता कैसे चलता है सिंपलेस्ट रेशियो? ना जो छोटा है ना उसको सब में डिवाइड कर दो, तो 6 और 6 में कौन छोटा है? दोनों इक्वल है, तो 6 को 6 में डिवाइड किया, यहाँ पे भी 6 को 6 में डिवाइड किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 1। तो आपका आंसर क्या होगा? C1H1। कितना सिंपल सा डाटा है, देखो बच्चों, कितना सिंपल सा फंडामेंटल है, देखो बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और साथ में हमने उसके बाद आपको बताया कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ी पूछेगा कि C6H12O6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए, ये थोड़ी पूछेगा, या फिर थोड़ी पूछेगा कि बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना भी इजी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा ना सर? आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्वेश्चन देगा, उसके लिए हमने 5 स्टेप बताया। फर्स्ट स्टेप में आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अगर परसेंटेज दिया होगा तो सिंपली लिख लो, जैसे कि लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था। अब सभी अपना रफ कॉपी निकालो बच्चों। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बच्चों देखो, हमने आपको ऑलरेडी परसेंटेज दिया है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और 90% आपके प्लस 2 क्वेश्चन में आपका वो परसेंटेज दिया होगा। फिर आपने सेकंड के में क्या लिखा था ना सर? सेकंड स्टेप में आपको एटॉमिक रेशियो निकालना होता है। सर एटॉमिक रेशियो क्या होता है ना सर? परसेंटेज बाय एटॉमिक मास को आप एटॉमिक रेशियो निकालते हो, आप एटॉमिक रेशियो बोलते हो। तो एक बार आपने परसेंटेज तो आपको दिया होगा, एटॉमिक मास तो आपको एलिमेंट का मालूम ही है,
तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करके हमने आपका एटॉमिक रेशियो निकाल दिया। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया था, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकाला था। सर वो कैसे? तो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो है उसको सब में डिवाइड कर दो। जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो है ना उसको सब में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिया तो जो रेशियो मिला ना उसको बोलते हो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। बट वो रेशियो आपका हमेशा होल नंबर नहीं होता। बट मैंने तो पहले ही बोल चुका हूं कि आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा उसमें आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आपका निकला उसको आपको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि सपोज 6.1 आया तो आपको क्या करना होगा, उसको नियरेस्ट होल नंबर कौन से 6, तो उसको 6 लिख दो। सपोज 13.2 आया है उसका नियरेस्ट होल नंबर कौन है 13। सपोज 1.4 आया उसका नियरेस्ट होल नंबर क्या है 1। तो आप इसको करके होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो जो आपको आंसर आया ना इसको आप क्या बोलते हो, सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो, या फिर इसको सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हो जो कि आपका एम्पिरिकल रेशियो है। तो जो रेशियो अब होल नंबर का जो रेशियो आपके सामने प्रेजेंट हुआ बस उसी को लेके आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के नीचे लिख दो। सपोज आपका होल नंबर में कार्बन का आया, जैसे कि कल की क्लास में कार्बन आया 9, हाइड्रोजन 13, ऑक्सीजन 1। तो उसको कार्बन के नीचे 9 लिख दो, हाइड्रोजन के नीचे 13 लिख दो, ऑक्सीजन के नीचे 1 लिख दो। जो भी आया मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी याद है। तो वो हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही आपको लास्ट क्लास में बताया था। और जितने भी मेरे समर 2 और मेरे समर 1 के प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर कहीं पे भी डिफिकल्ट लगेगा आप मुझे पूछ सकते हो। देखो बच्चों अगर नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट, समझ में आ गया, जान लिया क्या क्या कौन से स्टेप के बाद क्या हो रहा है, बच्चों का खेल है। तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम चलेंगे। अगर आपको समझ में आया तो हम इसके अगले पार्ट इक्विवेलेंट पार्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे चलेंगे। अगर समझ में नहीं आया फिर और एक न्यूमेरिकल कराएंगे इसके ऊपर। तो लिख लो बच्चों क्वेश्चन नंबर। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसमें तो कोई अभी दोहराया नहीं कि इसमें तो क्या कुछ भी डाउट नहीं होगा। दिस इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पार्टनर्स प्रेजेंट। चलो क्वेश्चन नंबर, कल का जो क्वेश्चन किया था वो पहला क्वेश्चन था। आज जो क्वेश्चन करेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो लिख लो बच्चों, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो कंपाउंड है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स, ध्यान से देखो बच्चों, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन contains the elements in the ratio। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, आपको मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें क्या क्या है ना सर, उसमें आपका कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है और उसमें नाइट्रोजन है। और वो कैसे रेशियो में है ना सर, ये कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन contains the element in the atomic ratio in the atomic ratio 9:1:3.5। अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो। अच्छा, कैलकुलेट the empirical formula। बच्चों देखो आपका ना यहाँ पे डायरेक्ट एटॉमिक रेशियो दे दिया, मतलब आपको परसेंटेज या फिर एटॉमिक मास इसका जरूरत नहीं पड़ा, उसने डायरेक्ट दे दिया एटॉमिक रेशियो का ये पार्ट दे दिया 9:1:3.5। एटॉमिक रेशियो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया 9:1:3.5। अच्छा, देन आपको क्वेश्चन उसके बाद the molecular mass of compound is 108, find the molecular formula। बच्चों बस ये याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला का 90% क्वेश्चन सॉल्व। जो सेकंड बार जो दिया ना भाई, if the molecular mass is 108 then what is the molecular formula। अगर ये पूरा आपने सॉल्व कर दिया तो 90% आपका एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मोलेकुलर फार्मूला का क्वेश्चन
सॉल्व। तो क्वेश्चन अच्छे से पहले लिख लो, फिर आंसर स्टार्ट करेंगे बच्चों। जल्दी से लिखो बच्चों, टाइम नहीं है हमारे पास। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे क्या, इसको थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कल का जो क्वेश्चन था और उसकी तरह क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो एक स्टेप ओमिट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। ये तीसरा क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना बच्चों थोड़ा चेंज कर देंगे। ओके, क्या चेंज करेंगे ना, इसका परसेंटेज दे देंगे। ओके, क्या करेंगे, इसका परसेंटेज दे देंगे। A compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains the elements in the ratio क्या क्या देंगे, रेशियो क्या देंगे, रेशियो ना देके ऐसे हम ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। A compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains the elements contains the elements in the percentage कितना लिखेंगे बच्चों, सपोज लिखेंगे 24 no problem, 24 32 और 24 32 and 44 respectively. ओके, तो सपोज आपका एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें आपका कार्बन है, जिसमें आपका हाइड्रोजन है और जिसमें आपका नाइट्रोजन है। और वो जो आपका प्रेजेंट है ना, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उनका परसेंटेज कितना है ना सर, कार्बन का 24% है, आपका हाइड्रोजन का 32% है और नाइट्रोजन का आपका 44%। इतना परसेंटेज। ओके, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, आप क्या करो, अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर हम अलग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना है ना सर, सिंपल सा बात है, आपने पहले बोला था इसका कलम प्रस्तुत करो। सर कलम कैसे प्रस्तुत करेंगे, सर आपने जो लास्ट क्लास में क्या बोला था ना सर, पहला जो है ना वो एलिमेंट का कलम लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। फिर हमने क्या बोला था ना सर, एटॉमिक मास। फिर आपने क्या लिखा था, परसेंटेज जितना दिया है उसको लिखना। फिर आपको फोर्थ कॉलम में क्या लिखना है सर, एटॉमिक रेशियो लिखो। एटॉमिक रेशियो के बाद क्या निकला है ना सर, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो लिखो। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो लिखो। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो के बाद क्या लिखना है सर, सिंपलेस्ट रेशियो। और जिसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बोल सकते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो, सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो बोलो, जिसको आप एम्पिरिकल रेशियो, और जिसको पुट करने से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, आप आराम से ये कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ना सर, यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो आपका कॉलम तो आपको पता चल गया होगा, कैसे होगा आपका कॉलम, सर सिंपली ऐसे होगा, देखिए सर कितना सिंपल है। ओके, अब जो भी आपके सामने दिया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सीधी सी बात है,
कार्बन का एटॉमिक मास कितना सर 12। अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना सर 1 पकड़ लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14। अच्छा इसका परसेंटेज कितना कार्बन का ना सर कार्बन 24% दिया। हाइड्रोजन का कितना दिया ना सर हाइड्रोजन का 32% दिया। नाइट्रोजन का आपने 44% दिया। उसके बाद क्या निकालना है आपका एटॉमिक रेशियो निकालना होता है। एटॉमिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ना सर परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कितना 24 एटॉमिक मास क्या होगा 2 32 by 1 सर 32 44 by 14। आप इसको सॉल्व करें बच्चों 44 को अगर हम 14 में डिवाइड करोगे तो 43 2 2 ये पॉइंट 0 44 1 6 तो 44 3.14 पकड़ लेते हैं। ओके बच्चों 3. अनामिका बेटा वेरी गुड देखते क्या होता है 3.14 पकड़ लेते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया इसका एटॉमिक रेशियो। अब मुझे बोलिए बच्चों इसका सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है ना सर। एटॉमिक रेशियो से सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आपको क्या करना होता है तो जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो है ना उसको सब में डिवाइड कर दो तब जो आंसर आएगा उसी को सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बोलते हैं। सर सबसे छोटा कौन है ना 2 उसको सब में डिवाइड कर दो 2 को 2 में 32 को 2 में 3.14 को 2 में कर दो। तो सर इसका आंसर क्या होगा यहाँ से इसका तो 1 है इसका तो 16 है और सर इसका कितना होगा अब खुद निकाल दो थोड़े मेरे प्यारे बच्चों एक बार निकाल दो इसका आंसर क्या होता है देखो 2 1 2 2 5 10 2 2 4 तो इसका आंसर होगा सही है गलत दिया 2 1 2 2 5 10 2 7 सॉरी 2 7 2 7 आपका 14 तो ये आपका आंसर होगा 1.57। तो बच्चों आपको क्या करना है इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना। तो इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा ना सर इसका तो 1 ही है इसका तो 60 है और 1.57 का नियरेस्ट होल नंबर क्या है 2। तो सर क्या करना होगा ना देखो यही है सर आपका आंसर। तो इसको लिख देना है कैसे लिखना है सर ना जो जो एलिमेंट आपने लिखा है उसके नीचे आपने कौन सा एलिमेंट लिया था ना सर हमने 3 एलिमेंट लिया था कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सर 3 एलिमेंट लिया था। कार्बन के नीचे क्या लिखना है इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो कि 1 है। हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखना है आपको 16 लिखना है। नाइट्रोजन के नीचे क्या लिखना है तो 2 लिखना है। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर जो कि आपके बहुत सारे दोस्त लोगों ने ये आंसर दिया था। इतना बेहतरीन आंसर है इसको लिख लो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका रिवीजन कल का जो क्लास था जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का जो प्रोसेस बोला था इसका एक छोटा सा रिवीजन कर दिया। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा हाई लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे सेम फंडामेंटल बट आपको थोड़ा उसमें ज्यादा देंगे। तो पहले इसका आंसर लिख लो प्लीज फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। तो जो जल्दी लिखना है आपको बहुत कुछ सॉल्व करना है और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पेपर का जल्दी। हो गया मिटा दिया इसको completed sir yes sir तो बच्चों और एक टाइप का क्वेश्चन इसी के ऊपर और एक टाइप और 3-4 टाइप और ये खत्म हो गया ना तो आपको पूरा समझ में आ गया पूरा समझ में आ गया इनके फॉर्मूला में कैसे क्वेश्चन आ सकता है।
इतना नॉर्मल सा बनना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। 2.38 ग्राम of uranium on heating with oxygen, 2.38 gram of uranium on heating with oxygen gives 2.806 gram of uranium oxide। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपको 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम और हीटिंग विद ऑक्सीजन गिव्स 2.806 ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड। चलो डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑक्साइड। आपको क्या निकालना है ना, इस ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। बस आपको एक छोटा सा चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यूरेनियम का जो एटॉमिक मास होता है 38 होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। बच्चों देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन दे दिया आप तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। सर आपने बोला कि 99% क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया होगा, बट सर देखिए सर यहाँ पे यूरेनियम है एंड ऑक्सीजन है और दोनों एलिमेंट का परसेंटेज दिया ही नहीं। बट मैंने क्या बोला था 99% क्वेश्चन में दिया होगा, बट 1% क्वेश्चन ऐसा भी तो आएगा जिसमें नहीं दिया होगा। वो 1% क्वेश्चन में यही होता है, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया नहीं है, किसका, ना यूरेनियम का ना ऑक्सीजन, क्योंकि यूरेनियम ऑक्साइड में क्या क्या है, यूरेनियम है और ऑक्सीजन है, पर दोनों का परसेंटेज दिया नहीं। तो सर करेंगे क्या, क्या छोड़ देंगे? अरे नहीं, जैसे याद करो बच्चों मैंने आपको कैसे सिखाया था लास्ट क्लास में, कैसे सिखाया परसेंटेज कैसे निकालते हैं ना सर, इंडिविजुअल मास बाय टोटल मास इनटू 100। तो मुझे बोलिए बच्चों अगर 2.38 ग्राम यूरेनियम को हीट करने से आपका इतने ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड मिलेगा, तो इतने ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड में आपको इतने ग्राम ऑफ क्या मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। तो यूरेनियम का परसेंटेज कैसे निकालेंगे ना सर, आपका इतने ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड में आपका इतने ग्राम ऑफ यूरेनियम है, तो सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं ना सर, जैसे आपने बोला था, आपने कैसे बोला था ना सर, इंडिविजुअल वेट इसका यूरेनियम का परसेंटेज निकालेंगे। तो इंडिविजुअल वेट कितना 2.38, टोटल वेट ऑफ द ऑक्साइड कितना 2.806, तो इसको क्या करेंगे इनटू 100 कर देंगे। सर 100 करने से जो आंसर आएगा वही होगा यूरेनियम का परसेंटेज। और ध्यान से देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे ना तो बच्चों आपका आंसर आएगा 84.82%। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, आदित्य क्या लिख लो ऊपर तो देखते हैं क्या लिखने, क्या बोला था मैंने बोला था यूरेनियम जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो यूरेनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो यूरेनियम ऑक्साइड में यूरेनियम भी होगा तो ऑक्सीजन भी होगा, तो उसको एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है, बट अभी तो यूरेनियम का परसेंटेज भी पता नहीं, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी पता। तो हम क्या करेंगे ना सर इस मॉलिक्यूल से यूरेनियम कितना परसेंटेज है ना सर, यूरेनियम ऑक्साइड का 2.806 ग्राम है, इसमें यूरेनियम कितना ग्राम, तो परसेंटेज कैसे ना सर, इंडिविजुअल वेट बाय टोटल वेट इनटू 100। एक ऑब्वियस आया कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना, हाइड्रोजन का वेट बाय वाटर का टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अच्छा देखते हैं आदित्य ने ये बोल दिया, मुझे तो पता नहीं, इतना फास्ट मैं नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 10 यार इंडिविजुअल वेट बाय टोटल वेट इनटू 100, आंसर हो गया इतना परसेंटेज। तो सर अगर यूरेनियम ऑक्साइड में आपका यूरेनियम का कितना परसेंटेज है तो आंख बंद करके कोई भी बोलेगा ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, सर इंप्लाई दैट ऑक्सीजन का परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस 84.82 इज इक्वल टू कितना होगा ना सर, देखो ध्यान से इसका होगा 80 तो 15.18%। तो देखो बच्चों आपने निकाला परसेंट, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया होता है, अभी तक जो 2 क्वेश्चन किया ना उसमें आपने परसेंटेज दिया, इस क्वेश्चन में आपने परसेंटेज निकाला। अब उसे किसी ने क्यों देखते हैं बेटा, तो आपने परसेंटेज निकाला
अभी ये मत बोलते ना कि कैसे, मैंने बोला था वाटर में हाइड्रोजन का कितना परसेंट, वाटर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट, कैसे ऑक्सीजन का मास बाय टोटल मास इनटू 100। अब यूरेनियम ऑक्साइड में यूरेनियम का कितना परसेंटेज है, तो यूरेनियम का मास बाय टोटल मास इनटू 100, तो यूरेनियम का मास बाय टोटल मास इनटू 100। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं कि 2.806 ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड में आपको इतना ग्राम ऑफ यूरेनियम मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड में आपको 20/20 ग्राम ऑफ यूरेनियम मिलेगा, 100 ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड में आपको कितने ग्राम ऑफ यूरेनियम मिलेगा, तो 100 ग्राम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड में आपको जितने ग्राम ऑफ यूरेनियम मिलेगा वो होगा यूरेनियम का परसेंटेज। जैसे 100 ग्राम वाटर में आपको जितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलता था वो होगा हाइड्रोजन का परसेंटेज या फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो बच्चों अगर यूरेनियम ऑक्साइड है मतलब यूरेनियम है ऑक्सीजन, तो उसका यूरेनियम का परसेंटेज इतना निकला, तो बाकी के क्या है ऑक्सीजन है, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा 100 से माइनस कर दो, क्योंकि यूरेनियम ऑक्साइड में यूरेनियम है ऑक्सीजन, तो उस यूरेनियम ऑक्साइड में आपका यूरेनियम का परसेंटेज पता चल गया, तो बाकी के क्या होंगे ऑक्सीजन, तो अभी माइनस कर दिया। तो बच्चों आपने यहाँ पे परसेंटेज निकाला, यही मैं आपको इसमें कराना चाहता हूँ कि बच्चों हमेशा ऐसा नहीं कि परसेंटेज दिया होगा आपने निकाला, और ये मत बोलना कि सर परसेंटेज निकाला मैं आपका बार-बार 6-7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्लास, इसलिए तो सीरियसली जा रहे हैं, स्लोली जा रहे हैं, ज्यादा फास्ट नहीं, ये थोड़ी रेगुलर क्लास है, ये थोड़ी रेगुलर क्लास है कि मैं आपको भागूंगा नहीं, ये आपका डेमो क्लास है, इसको फिर एक बार पढ़ोगे और तब तक पढ़ोगे ना तब आप इसका आंसर करोगे, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ोगे इसका आंसर करोगे, आप डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करोगे आप, इसलिए सब वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करा, तो अपने ठीक है सर सर्टिफिकेट तो हो गया है सर इसका निकाल दीजिए आंसर, तो मेरे जैसे बोला तो पहले क्या कॉलम में क्या लिखेंगे सर एलिमेंट, फिर सर एटॉमिक वेट, फिर सर परसेंटेज, फिर एटॉमिक रेशियो, फिर एटॉमिक रेशियो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, भाई आप इसको सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो भी बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। तो सर यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है ना सर हीलियम है ऑक्सीजन, अच्छा समझ में आ गया, तो सर ये है आपका टेबल, ओके सर ये सर आपका टेबल, ये समझ में आ गया, तो इस टेबल में आपको सर ये सर दो कॉलम को ऐसे मिलेंगे सर, क्योंकि आपके एलिमेंट में आपको सिर्फ आपके कंपाउंड में सिर्फ आपका यूरेनियम है एंड ऑक्सीजन, क्योंकि यूरेनियम ऑक्साइड है तो यूरेनियम होगा ऑक्सीजन होगा। सर यहाँ पे देखिए यूरेनियम का एटॉमिक मास क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा 16, यूरेनियम का परसेंटेज आपने कितने निकाला ना सर 84.8, सर इसका कितने निकाला आपने 15.1, सर एटॉमिक रेशियो क्या होगा ना सर परसेंटेज दैट इज 84.82 बाय 238, बच्चों ये है आपका एटॉमिक रेशियो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, बच्चों ध्यान से इसको डिवाइड करने का तो आपका आंसर ये आएगा 0.3562, मैंने पहले निकाला हुआ है, ये आपको कैलकुलेट कर लो ऐसे ही आएगा 0.3562। अब इसका परसेंटेज देखो 15.18 बाय 16, तो ये कैसे कितना किया बच्चे परसेंटेज में एटॉमिक मास, ये होता है 0.948, ओके देखो हमने दो चीज निकाला, यहाँ देखो 0.3562, यहाँ पे 0.948, आप कैलकुलेटर यूज करो या फिर आपका नॉर्मल कैलकुलेशन यूज करो, आपका यही आएगा रेशियो। फिर सिंपलेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सर दोनों में जो छोटा है, दोनों में छोटा कौन है ना सर ये, तो इसको डिवाइड कर दो, तो 0.3562 को 0.3562 में और यहाँ 0.948 को 0.3562 में डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करने से आपका आंसर आएगा 1, तो नेक्स्ट को डिवाइड करने से आपका आंसर आएगा 2.666, तो इसको 1 है 2.666, तो इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या है, जिसको सिंपलेस्ट होल नंबर तो खुद होल नंबर है, तो इसको लिख लो 1, बट ये सर 2.666 है, तो इसका नियरेस्ट होल नंबर कौन है 3, 2.666 का नियरेस्ट होल नंबर क्या है सर 3, हाँ सर ठीक है सर, तो सर आपका आंसर क्या होगा ना, आप आराम से देखो बच्चों, अगर इसका नियरेस्ट होल नंबर 3 होगा
इसका इक्वेशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों? U O आंसर। एनी डाउट? जल्दी से मेरा क्या है बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एनी डाउट? देखो मैंने क्या लिखा, इस आराम से इसको सॉल्व किया। एनी डाउट? नो सर। तो बच्चों आपके एक स्टूडेंट ने आपका आंसर दिया था U3, बाकी के स्टूडेंट नहीं दिया। देखो पूरा सिंपल तरीके से आपने इसको बताया बच्चों। आपका ये रेशियो एटॉमिक रेशियो आप निकाल सकते हो, सिंपल एटॉमिक रेशियो का नियरेस्ट होल नंबर। कभी क्या होता है ना बच्चों, एक एक बुक में ऐसे निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ऐसा भी एक बहुत सारे बुक में ये भी आंसर दिया होता है। जब भी देखो ये 2.66 मतलब नियरेस्ट है, 2.5 का नियर है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो उसको उस कॉम्प्लिकेसी को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं बच्चों, सर इसको इसको देखो, इसको अगर 3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो नियरेस्ट होल नंबर आ जाएगा। 2.666 को मैं अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ध्यान से देखो बच्चों आपका आंसर क्या होगा ना। देखो 2.666 को मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, 1 देखो 7.898। तो देखो बच्चों 7.898 तो बच्चों कितना नजदीक हो गया, ये नियरेस्ट होल नंबर का कितना नजदीक है, कितना दूर है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ना बच्चों, जानबूझ के आपको कभी-कभी कोई के बुक में ना इसको 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको 3 लिखते हैं और इसका नियरेस्ट नंबर को 8 लिखते हैं। तो कभी-कभी बुक में ना एक-एक बुक में आपका आंसर करेक्ट है और एक-एक बुक में इसको क्या करते हैं, इसको 3 में तो इसको भी 3 में। क्यों? क्योंकि आपका देखो ये बुक में 666 ना, इसको नियरेस्ट होल नंबर क्या है, 3 है, नो डाउट। पर सर ये वो छोटा लग रहा है, मतलब ये 2.6 नजदीक है पूरा 2.5 का। तो इसीलिए आपको और थोड़ा नजदीक लेना है नियरेस्ट होल नंबर का। तो कैसे हो सकता है, सर अगर इसको 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो कैसे पूरा नजदीक आ गया, मतलब 7.9 आ गया, अराउंड 7.9। तो इसको 8 पकड़ सकते हो। तो 2.6 को 3 पकड़ने के बजाय आप 7.9 को 8 पकड़ोगे ना तो ज्यादा करेक्ट होगा, ऐसे एक बुक का मानना है। तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको 3 में मल्टीप्लाई किया इसको भी 3 में मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या लिखते हैं U3 O ऐसे भी एक बुक लिखते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, ये दोनों आंसर आपके करेक्ट, ये दोनों आंसर आपके करेक्ट है। मैंने क्वेश्चन को ना ये उस आपको देखना ऑप्शन में क्या है, अगर ऑप्शन में UO3 होगा तो आपको U3 में करेक्ट देना है। ऑप्शन में U3 क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ना, ऑप्शन में U3O8 होगा ना तो आपको U3O8 में करेक्ट देना। तो मैं दोनों कभी भी ऑप्शन में देंगे नहीं, होगा कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि एक ही आंसर करेक्ट है तो इसको नियरेस्ट होल नंबर बोलते तो ये भी आंसर करेक्ट है। तो कभी भी ना बुक में आपको ऐसा नहीं देगा, एग्जाम में ये दोनों में एक ऑप्शन देगा। अब दोनों में कोई भी ऑप्शन आएगा आप इसको करेक्ट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उनका मानना है, एक एक बुक का मानना होता है। पर बाकी के जो फंडामेंटल है जैसे आपको बोला था आपको वैसे ही करना है। पहले आपको परसेंटेज दिया होता है, यहाँ पे परसेंटेज दिया नहीं था तो आपने परसेंटेज निकाल दिया। परसेंटेज से क्या किया आपने, एटॉमिक रेशियो निकाला, फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, जो कि आपका एम्पिरिकल रेशियो का आंसर हो गया ये या फिर ये, दोनों करेक्ट है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्या इसमें आपको कुछ भी डाउट है जल्दी से बताइए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें कुछ भी डाउट है आपका? फंडामेंटल है बच्चों। पहले आपने परसेंटेज निकाल दिया, फिर आपने सब कुछ ऐसे सॉल्व करके आपने ये निकाल दिया U3। एनी डाउट? नो सर। इसमें क्या बड़ी बात क्या है, इसमें तो नई बात कुछ नहीं। बोलिए, जैसे हमने लास्ट में कराया था वही तो कराया, उसमें डाउट है क्या इसमें बच्चों, जल्दी से बताइए। नो सर। चलो तो बच्चों इसको अभी मिटा,
सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो अगला क्वेश्चन होगा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों, मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैंने बोला था इसको अगर सॉल्व कर दो तो आपका हो जाएगा, तो उसी को थोड़ा अलग करके लिख दिया हमने। कैसे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। एम्पिरिकल फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके लिए ऑफ ए कंपाउंड is CH2. The empirical formula of a compound is CH2. If the molecular mass of the compound is 120, find the molecular formula. बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन में डाउट होता है। आराम से करो। अभी से व्हाट है आंसर बेटा, मैग्निफिसेंट। अरे व्हाट है आंसर, देखो मैंने क्या लिखा। The empirical formula of a compound it is CH2O. If the molecular mass of the compound is 120, find the molecular formula. तो बच्चों देखो आपको क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया है CH2O। हाँ जी, तो इंपेरिकल मास कितना होगा, दरअसल कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो सर R कर दिया तो क्या होगा, दरअसल 30 हो गया। R कर देंगे तो क्या हो गया, दरअसल 30 हो गया। बट मेरे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो इंपेरिकल मास 30, ये है आपका इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना मिला, मॉलिक्यूलर मास दिया आपका 150, जो कि इस 30 से कितना गुना है, 4 गुना। मॉलिक्यूलर मास 120, इंपेरिकल मास 30, तो मॉलिक्यूलर मास से इंपेरिकल मास से मॉलिक्यूलर मास कितना गुना, 4 गुना। तो अगर मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल मास से 4 गुना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इंपेरिकल फॉर्मूला का 4 गुना होगा। क्यों, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि इंपेरिकल फॉर्मूला है, अगर इंपेरिकल मास आपका 30 हुआ और मॉलिक्यूलर मास आपका 120 हुआ, तो मॉलिक्यूलर मास आपका इंपेरिकल मास का कितना गुना होगा, दरअसल 4 गुना होगा। सिंपल सी बात हुआ ना बच्चों। अरे मॉलिक्यूलर मास आपका 120, इंपेरिकल मास अगर निकाला 30, तो मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल मास का कितना गुना है, 4 गुना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका इंपेरिकल फॉर्मूला का कितना गुना होगा, 4 गुना। तो इस फॉर्मूले में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 into CH2O। तो आंसर क्या होगा, वेरी गुड बेटा, C4H8O4। देखो 4 C4 4 2 H8O4। अब इसे पता है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, व्हाट है आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है। तो क्या बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूले में अगर अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? मैंने जो बीच में क्वेश्चन दिया था इसमें यही लिखा था कि अगर मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, इंपेरिकल उसको दो भाग में डिवाइड करना, ताकि आपको समझने में आसानी। एक साथ करेंगे तो मुश्किल होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। वो और एक क्वेश्चन दे दिया, ये वाला एक क्वेश्चन दे दिया कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया है, अगर मॉलिक्यूलर मास इतना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ना। इंपेरिकल फॉर्मूले से आपने इंपेरिकल मास निकालो और मॉलिक्यूलर मास आपका 120 दिया है क्वेश्चन में, तो मॉलिक्यूलर मास आपका इंपेरिकल मास का कितना गुना है, 4 गुना। अगर आपका मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल मास का 4 गुना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इंपेरिकल फॉर्मूला का 4 गुना होगा। अब देखो बच्चों इसका मान देखो 120 होगा, देखो 12 into 4 48 plus 8 56 plus 64 120। मतलब क्या हुआ, ये आया कैसे, दरअसल इंपेरिकल फॉर्मूले से आप इंपेरिकल फॉर्मूला जो है ना उसमें आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ा। समझ में आया, समझ में आया। समझ में और एक क्वेश्चन दूंगा सबको। आपका इंपेरिकल मास है 46,
इंपेरिकल फॉर्मूला सपोज आपका सब तुमने ऐसे देखा आपका हाँ ऐसे इंपेरिकल मास आपका 46 ओके और आपका 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 मॉलिक्यूलर मास इज 92 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूले के कितने गुना होगा कितना टाइम होगा इंपेरिकल मास 46 मॉलिक्यूलर मास वेरी गुड बेटा आप इसे वेरी गुड 46 मॉलिक्यूलर मास 92 तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इंपेरिकल फॉर्मूला का 2 गुना अब मैं बोलूंगा कि आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो ये है C6H10 सपोज आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ये है देखो 12 into 3 36 plus 10 46 तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वेरी गुड C6H20 क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपका इंपेरिकल मास का 2 गुना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला का 2 गुना होगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हुआ और ये 20 हुआ आंसर बच्चों इसमें क्या बड़ी बात इसमें क्या बड़ी बात ओके तो मुझे लगता है बच्चों कि आज के बाद इंपेरिकल फॉर्मूले में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकी में उसको सॉल्व करोगे आपको इतना आसानी डाउट नहीं होगा तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें कुछ और डाउट है तो प्लीज मुझे अभी बताइए क्या आज की जो पढ़ाया आपको इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में इसका जो मेथड था आपको कल लास्ट क्लास में बता दिया आज की क्लास में कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए जैसे कि मैंने बोला था कि 90% केस में आपको 99% केस में आपको परसेंटेज दिया होगा अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे करोगे जैसे बताया अगर आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तो पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे निकालेंगे और एक नॉर्मल सा भी क्वेश्चन किया जैसे लास्ट क्लास में कराया तो और भी वैरायटी क्वेश्चन आ सकते हैं बट आपका फंडामेंटल यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए सिंपल सा बात है तो एनी डाउट जल्दी से बताइए बच्चों फिर हम चलेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टुडेस फंडामेंटल दैट इज इक्विवेलेंट मास बच्चों याद रखना इक्विवेलेंट मास आपका इतना इंपोर्टेंट है तो यू वुड इमेजिन तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम इस क्लास को कभी मिस मत करना बच्चों इक्विवेलेंट मास का जो पढ़ाएंगे ना वो 90% आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर देगा इसमें इतने सारे चीज होते हैं इसमें हम ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे रिडक्शन पढ़ाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाएंगे जो कि आपने जिंदगी में कभी सुना नहीं है और यहाँ पे आपका जो दिया था ना जो लिस्ट आपको एक लिस्ट दिया था ना वो लिस्ट आपका इधर काम आएगा सर कौन सा लिस्ट आपने दिया था ना याद करो 6 पेज का लिस्ट दिया था आयन का फॉर्मूला वो सब इधर काम आएंगे आयनिक फॉर्मूला सल्फेट का क्या फॉर्मूला फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला एक बार उसको भी रीडिंग करना है आपको तो सब एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम ये तो सिंपल सा चीज था इंपेरिकल फॉर्मूला कोई भी बता देगा और याद हो गया 5 स्टेप बता देगा बट आप जो पढ़ाएंगे उसको ध्यान से देखना उसका नाम क्या है बच्चों इक्विवेलेंट मास आपने एटॉमिक मास पढ़ा आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा बट आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास ये क्या है बताएंगे और अच्छे से बताएंगे टाइम लेके बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे और इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आपका ना ये चैप्टर 90% खत्म तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट मास सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए पहले मैं जो बताऊंगा वो होगा आपका बुक का डेफिनेशन बुक में आपका क्या डेफिनेशन है पहले बताओ फिर मैं निकालूंगा आपका इसका बुक का इक्विवेलेंट मास इसका ना इक्विवेलेंट मास इसका ना ए एसिड बी टेस्ट C salt D atom E molecule F ion G
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H, reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना बताऊंगा मतलब आप समझ रहे हो ना बच्चों, इक्विवेलेंट मास का आपको इतना सा भी डाउट जिंदगी भर नहीं रहेगा, तो बार बार आपका लाइफ में इम्पोर्टेंट रहेगा, बट आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। और इसकी सबका ना, इसकी तो बुक का डेफिनेशन अभी थियोरेटिकल नहीं, इसका बुक का डेफिनेशन, और इसके बाद ये सभी के लिए आपको फॉर्मूला देंगे विद एग्जांपल। आप देखना बच्चों, तब आपका एक्सपर्टाइज कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। और ये जब पढ़ेंगे ना, देखो ये दो, तब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है वो भी बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है वो भी बताएंगे, तब आपको और एक्सपर्टाइज हो जाएगा। और इसमें तो नया डायमेंशन है केमिस्ट्री का। और जब ये पढ़ाएंगे आपको ना, ये आपको वो 6 पेज वाला जो जेरॉक्स वो काम आएगा, आयन यहां पे भी काम आएगा। आया समझ में? तो ये सभी के लिए हम क्या देंगे, फॉर्मूले विद ढेर सारे एग्जांपल, और आपको बताएंगे, जैसा नहीं कि फॉर्मूले तो छोड़ देंगे, बताएंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन टाइम हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट मास का बुक डेफिनेशन। तो बच्चों प्लीज लिख लो बुक में आपका क्या डेफिनेशन है। तो मेरे साथ लिखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल है, फिर हम स्टार्ट करेंगे जैसे equivalent mass of a substance is, लिख लो, इसमें भी नहीं कर देंगे आपको करने के लिए, फिर हम यहाँ पे चलेंगे, लिख लो अच्छे से। equivalent mass of a substance is number of parts by mass of which contain combine or displace 1.008 part by mass of hydrogen, 80 part by mass of oxygen, and 35.5 part by mass of chlorine. बच्चों इसको लिख लो अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, फिर हम चलेंगे हमारी वो सब फॉर्मूले से, ठीक है? बताएंगे एक फॉर्मूला एसिड क्या होता है, उसका फॉर्मूला, बेस में जैसे। तो इससे पहले इसको अच्छे से लिखो, ठीक है? आपको इसका मतलब बताऊंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा उसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज नंबर ऑफ अ पार्ट बाय मास ऑफ व्हिच दैट कंटेन combine or displace 1.008 part by mass of hydrogen, 8 part by mass of oxygen, and 35.5 part by mass of chlorine। हाँ जी ठीक है सर, और एक बार रीडिंग करो। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा ना, द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ व्हिच। हाँ जी ठीक है, मतलब उस सब्सटेंस का कितने पार्ट बाय मास, ओके, कंटेन बच्चों मुझे पर एक प्रॉब्लम है क्या, इसलिए क्या चला गया ये, कंटेन कंबाइन और डिस्प्लेस। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, मैं छोटा सा काम करता हूं, मैं इसको देखो, किसको, कंटेन बच्चों प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे क्या, वीडियो कट जा रहा है।
हाँ जी आया। तो बच्चों मैंने क्या बोला, इस डेफिनेशन को हम और एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से सुनो बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास खत्म तो ये चैप्टर 90% खत्म। एक एक लाइन सुनो, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है कि 5 स्टेप पता चल गया तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, इसको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे कंटेंट और डिस्प्लेस को मिटा दिया और उस डेफिनेशन को फिर से आपके सामने पढ़ाई कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस is the number of part by mass of which equivalent mass of a substance is the number of part by mass of which that combined combined with 1.008 part by mass of hydrogen, 8 part by mass of oxygen and 35.5 part by mass of fluorine. Suppose मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा, कंबाइन के बारे में बताओ, ध्यान से सुनो, मैं भी कंबाइन के बारे में आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। सपोज मैंने कंपाउंड लिखा AlCl3, ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा इस AlCl3 में आपका एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या है। मैं क्या पूछूंगा, AlCl3 में एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना है, मेरा क्वेश्चन ये। तो क्या बोलोगे ना सर, इसको देखो ध्यान से ना सर, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस मतलब यहां पे इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम, तो सब्सटेंस आपका एल्यूमिनियम है। हां सर, इज नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ व्हिच, इस एल्यूमिनियम का जितना पार्ट, हां सर, कंबाइन करेगा किसके साथ, ना कंबाइन करेगा आपका 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 1.008 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन एंड 35.5 पार्ट बाय मास क्लोरीन। बट यहाँ पे तो सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है बट क्लोरीन है, तो डेफिनेशन को और एक बार पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस कौन है, एल्यूमिनियम, किसका चाहिए, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ व्हिच दैट कंबाइन विद किसके साथ, ना 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन। तो सर आप मुझे बोलिए तो कितने पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम आपका 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, वही होगा एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास। अब खुद ही देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या है, सर 27। कितने एटम से, एक ही एटम है। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, 35.5। कितने क्लोरीन के एटम है, सर 3 क्लोरीन के एटम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कितने पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम आपने 3 into 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है, सर 27 पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे ना, 3 into 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कंबाइंड with 27 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम। मैंने क्या बोला था बच्चों, तुम चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपका 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन जितने पार्ट ऑफ सब्सटेंस के साथ कंबाइन करेगा वो भी होगा उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे देखो बच्चों 3 into 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद 27 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम। तो कितने पार्ट ऑफ क्लोरीन कंबाइन करेगा जितने पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम के साथ, वो होगा एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास। या सर आपने बोला था 35.5 पार्ट, तो इंप्लाइज दैट 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद कितने पार्ट बच्चों, कितने पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम, the 3 into 35.5 part of chlorine combines with 27 part of aluminum। तो सिर्फ 35.5 part of chlorine combines with कितने part of aluminum, इसको 3 में डिवाइड कर दिया तो इसको भी 3 में डिवाइड कर दो, तो 27 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 9 part of aluminum। तो what is the equivalent mass of aluminum, ना सर equivalent mass of aluminum is 9। सिंपल, ये कंबाइन भी पढ़ा रहे हैं, फिर कंटेंट डिस्प्लेस भी पढ़ाएंगे, बट इसके ऊपर 5-6 एग्जांपल आपको करने देंगे। फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिए, कंबाइन के बारे में बताते हैं। ये तो कंबाइन है, एक एक करके अलग अलग करके, ऐसे कहीं तो नहीं है किसी बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस
is the number of the part by mass of fluid that contain combined or displaced इतना part of hydrogen, इतना oxygen, इतना chlorine. तो मैंने contain और displace को निकाल दिया, वो कल पढ़ाएंगे. हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, number of part by mass of fluid that are combined with 35.5 part by mass of chlorine, 1.008 part by mass of hydrogen and 8 part by mass of oxygen. यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास पूछा, इसमें एक फेज भी है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? ना सर, हम आंसर देंगे कि जितने पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम आपका 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ लगा है, वही होगा या फिर कंबाइन किया है, वही होगा एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास. तो आप मुझे बताइए बच्चों, कितने पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ लगा है? ना सर, इसमें से पता चलता है कि 3 into 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कंबाइन किया है 27 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम के साथ. तो सर सिर्फ 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कितने पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करेगा? ना सर, इसको अगर 3 में डिवाइड किया, उसको 3 में डिवाइड किया, तो जितना आंसर होगा वही होगा आपका आंसर. तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करूंगा. आज तो जल्दी हो गया बच्चों, क्योंकि लास्ट में 2-3 मिनट बाकी था, तो इसको मैंने पढ़ाया. फिर और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू से स्टार्ट करेंगे. लिखना है दूंगा, फिर वहां से शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके कंटेंट कंबाइन डिस्कस तीनों आपको बता देंगे, फिर हम चलेंगे नॉर्मल में. तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी पढ़ाया आपको अभी तक, उसको आराम से पढ़ो, रिवाइज करो. कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछो, नेक्स्ट क्लास में फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो टाइम खत्म हो गया बच्चों, हम ज्यादा समझा नहीं सकते, ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा हो गया. तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.